1 रुपए में क्या मिल सकता है ये आप जान ही गए होंगे। बिहार के भागलपुर में कितने पेड़ कटे, क्या उसकी भरपाई मोदी जी माँ के नाम पर एक पेड़ लगा के कर पाएंगे? प्रकृति को प्राइवेट कर देने से जितनी जाने जाती है उसकी भरपाई कोई भी भाजपाई नहीं कर सकता। उनका अडानी हो या मेरी और आपकी नादानी, पर ये नुकसान किसका हो रहा है जानते हैं जनहित में जारी के इस एपिसोड में। धराली से लेकर किश्तवाड़, रामबान से लेकर रुद्रप्रयाग, जहां भी देखो वहां बादल फट रहे हैं और उसके साथ ढह रहा है पहाड़, बह रहे हैं घर, डूबती लाशों के साथ मच रहा है कहर। मुझे तो डर है जिस रेट से बादल फट रहे हैं, कहीं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसे बादल जिहाद ना कह दे। Now, as you might be aware, Assam faces a serious flood situation every year. Biswa Sarma was quick to target a private university located on the outskirts of the city. He claimed that the University of Science and Technology, which is owned by a Bengali origin Muslim, is waging flood jihad. We talk about land jihad. They have started a flood jihad against Assam. Fertilizer jihad. There was also वोट जिहाद। आई एम श्योर कि सुदर्शन टीवी के जाबाज रिपोर्टर इस बादल बॉम्ब के जिहादी रूट्स एक्सपोज कर देंगे। आज की बड़ी डिबेट, पाकिस्तान के पानी से बन रहे हैं ये बादल और फट रहे हैं इस पार आकर। ये बादल है या मोर्टीन का जहर, चूहे इसे खाकर मरे बाहर जाकर। आपको लगेगा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, पर मैं एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों ने महामारी के वक्त वायरस को जिहादी बता दिया, उनके लिए बादल क्या चीज है। A sensational Islamic State plot to use COVID virus as a jihad tool has now been unearthed. An Islamic State magazine exclusively accessed by India Today shows the terror groups appeal to Muslims to spread the virus amongst non-believers by becoming COVID carriers themselves. थैनोस को गोल टोपी पहनाने वाले या रावण की आंख में सुरमा लगाने वाले बादलों से ऐसे बेनिफिट तो ले ही सकते हैं। गोदी मीडिया चाहे जितना भी हमें कन्विंस करने की कोशिश करे कि ये बादल फटने की आवाज नहीं है, ये आवाजें मोदी जी के गरजने की है। मोदी जी गरज रहे हैं ट्रम्प पर और जब समय बच जाए तब शी जिनपिंग पर सच्चाई यही है कि हिमालय क्राइसिस में है। उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और बाकी राज्यों में जो तबाही मची है, क्या आपको ये तबाही दिखाई जा रही है? न्यूज चाहे बायस ही हो, पर क्या ये रैंडम रिटोरिक और फालतू हिंदू मुस्लिम डिबेट छोड़कर क्या ये कुछ और डिस्कस भी कर रहे हैं? और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। क्या आपको कुछ भी पता है कि ये देश में बादल कैसे फट रहे हैं? क्या आपको पता है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे लोग अपना घर, अपना काम और अपनी जान भी खो दे रहे हैं? सैकड़ों लोगों का जान माल का नुकसान हम अपनी इंस्टाग्राम रील पर रोज देख रहे हैं। डर है कि हम दिल्ली की एयर क्वालिटी और इलेक्शन कमीशन की वोट चोरी की तरह इस तबाही को भी हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जैसे बस ये आपकी जिंदगी में रील के द्वारा आती है और ऊपर स्क्रॉल करते ही चली जाती है। शहरों में बैठकर आप ये चीजें देखते हैं, कुछ देर के लिए आपको डिस्टर्ब भी करती है ये चीजें। शायद अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लिख भी देते हैं बहुत खराब हुआ, पर क्या इससे आगे हम कुछ कर सकते हैं? Yes, very sad. Anyway. अपना सालों पुराना पहाड़ में घूमने का प्लान आप 1 साल और पोस्टपोन कर देते हैं, फिर चलो एक और बार गोवा वाला ट्रिप प्लान करते हैं। जब इस देश के प्रोफेसर ये कहने लग जाए कि पहाड़ों पर मांस मछली खाने की वजह से भगवान हमें पनिशमेंट दे रहे हैं, तो फिर इस पे क्या ही डिस्कशन हो सकता है? Well, IIT Mandi director Lakshmidhar Behera's extremely bizarre statement on rains in Himachal has sparked a huge outrage amongst the netizens. Director Behera, while addressing the students presently, linked the rain mayhem in the hill state to people who eat meat. He told the students to shun meat eating, otherwise Himachal will have a significant downfall. लेकिन पहाड़ सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, इन पहाड़ों में लोग बसते हैं और उनके लिए ये आपदाएं मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। CFA को दिए गए एक इंटरव्यू में मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा कहते हैं कि हिमालय दिखने में तो बड़ा विशाल है पर है बहुत फ्रेजाइल। हैंडल विद केयर यार, हमें फ्रेजाइल क्योंकि ये जन्म लेते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट से। जो हरियाली हमें ऊपर दिखती है उसके नीचे है मलबा, प्राचीन टूटे पहाड़ों का
मलबा। और अनलाइक मोदी जी के 56 इंच का सीना जो ट्रम्प को झूठा बोलने से भी कतराता है, ये हिमालय पूरे मॉनसून के बादलों का धक्का सीधा अपनी छाती पे लेते हैं। लेकिन ये सदियों पुराने सिलसिले में 2 नए इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं। ये 2 नए इंग्रेडिएंट्स है क्लाइमेट चेंज और जिसे हम आज कहते हैं डेवलपमेंट। ये है एक रेसिपी फॉर डिजास्टर। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हमारी ही देन है, तो हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं इस डिजास्टर के लिए। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। ये बातें गर्व से की जाती है कि जहाँ पहले 8 घंटे घूम के जाना पड़ता था, वहाँ हम 2 घंटे में ही पहुँच जाते हैं। देखिए कितना विकास हो रहा है, पर हम उस विकास के पीछे छुपा हुआ सच नहीं देख पाते। टूरिज्म के नाम पे बेइंतहा होटल बनाओ, नदी दिखे तो बांध बनाओ। एक टाइम पे पहाड़ में लोगों को सुकून दिखता था, पर आज बस सबको दिखता है एक अच्छा हॉलिडे और रेवेन्यू। और इसी रेवेन्यू के चक्कर में बनेंगे और डैम्स और हाईवेज और टनल्स। और जो भी बनेगा, चाहे वो दिल्ली का अंडरपास हो या पहाड़ का टनल, सबसे ऊंचा ब्रिज हो या संडास, एक स्पीड ब्रेकर भी कहाँ बन जाए तो हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे फीता काटने। और नहीं पहुंच पाए तो वर्चुअली ही झंडा दिखा देंगे। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। हिमालय के लिए आज हम सभी एक बोझ है। और एक तरह से देखा जाए तो ये लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स इसी ओवरलोड की वार्निंग है। रिजॉर्ट्स और होटल का इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत आम बात है। कोर्ट ने डांट लगाई, फटकार लगाई, कई बार डेमोलिश भी करवाया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। हिमालय को वर्ल्ड का 3rd पोल बोला जाता है। मतलब अगर दुनिया का एक फ्रीजर आर्टिक में है, दूसरा फ्रीजर एंटार्क्टिक में है, तो तीसरा फ्रीजर यहाँ है हिमालय में। हिमालय अगर इतनी इंपॉर्टेंट जगह नहीं होती तो क्या मोदी जी वहां चले जाते अपने पूरे कैमरा क्रू के साथ मेडिटेट करने? हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉई अपने मन में आशा रखता है कि एक वीकेंड तो वो जाएगा इन पहाड़ों में स्पेक इन द यूनिवर्स एक्सपीरियंस करने, फिर लिख देगा सोशल मीडिया पे फोटो डालते हुए, फीलिंग लाइक अ स्पेक इन द यूनिवर्स। 1982 से लेकर 2022 के डेटा के हिसाब से, मतलब 40 साल का डेटा अगर हम देखें, तो 60% लैंडस्लाइड्स और 40% दुर्घटनाएं एशिया में होती है। सही कहा था लोगों ने कि द 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया। एशिया के अंदर साउथ एशिया सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन है। पूरे एशिया के 34% लैंडस्लाइड्स साउथ एशिया में होते हैं। और इसके बाद ये आंकड़ा आपके सामने कि हिमालय में साउथ एशिया के 90% लैंडस्लाइड्स होते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ माउंटेन के स्लोप्स पर बिना प्लानिंग के बसते हुए गांव, शहर और डेवलपमेंट की वजह से पिछले कुछ डेकेड्स में लैंडस्लाइड और उसके नुकसान कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। कई नेशनल और इंटरनेशनल स्टडीज कहती हैं कि हिमालयन रीजन का टेम्परेचर बाकी दुनिया के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ रहा है। भक्तों को इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग मिल जाएगी कि कुछ तो बढ़ रहा है। हमारा फ्रीजर पिघल रहा है। आपको याद होगा कि जब आपके घर में एक सिंगल डोर फ्रिज होता था और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी तो फ्रीजर डिफ्रॉस्ट होते होते पूरा किचन और घर पानी पानी। अब आप सोचिए कि अगर ये हिमालय में होगा तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। अब आते हैं GLOF में, ग्लोफ, गोल्फ नहीं। हालांकि दोनों ही अमीर लोगों की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, क्योंकि ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा वार्मिंग की वजह से हो रही है भारी बारिश। सेंट्रल वाटर कमीशन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कई सारे ग्लेशियर लेक के पानी बढ़ने का वार्निंग दिया है। पानी सर के ऊपर जाएगा तो कानों में भी भरेगा। तभी हम सुनना ही बंद कर चुके हैं। पानी के नाम पर सवाल को डिफ्लेक्ट करने की तो पुरानी परंपरा है। पानी पानी पानी। खैर, इस तरीके की वार्निंग्स बहुत पहले से ही दिए जा रहे हैं, पर सुनता कौन है? आप हॉलीवुड की कोई भी ज़ॉम्बी मूवी उठा लीजिए, चालू वहां से ही होती है जहां पे सब लोग एक साइंटिस्ट को इग्नोर करते हैं। पीछे एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है और हम गाड़ी में हिंदुत्व पॉप सुन रहे हैं। फिर न मिलेगा इस भारत को मोदी जैसा संत। और खास जब डेवलपमेंट के नाम पर लाखों करोड़ों का खेल चल रहा हो और इसमें शामिल हो पॉलिटिशियंस और प्राइवेट कंपनीज का मुनाफा, फिर तो बस तेरी मिट्टी का गाना लगाओ और जहां जगह मिले वहां सीमेंट पोत दो। लैटिन अमेरिका के एक लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केस, उनकी एक कहानी है क्रॉनिकल्स ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड। उसमें एक छोटे से शहर में सबको पता था कि मर्डर होने वाला है। सब उसके बारे में बात भी कर रहे थे। सबको पता था किसका मर्डर होगा और कौन मारेगा, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की।
आज हमारे सोशल मीडिया पर जो सीजनल रील्स आते हैं और जो आपदाएं हमें दिखती है उनमें ज्यादातर ऐसी ही है। ये होगा ये सबको पता था, सब उसको लेकर चिंतित भी थे, लेकिन सैडली डेवलपमेंट के इस फिसलते हुए हाईवे में किसी ने भी ब्रेक नहीं दबाया। यहाँ तो कोई जानता ही नहीं, यहाँ तो सब जानकर अनजान बने हुए हैं। लोगों को अंधेरे में रखना ही अब मीडिया का पेशा है। हम सबको प्रधानमंत्री के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स की तरह काला चश्मा लगा दिया है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है, ये सुबह सुबह की बात है। आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले तीस्ता नदी पे बना सिक्किम का सबसे बड़ा बांध तीस्ता 3 फट के चूर चूर हो गया। In just 10 seconds, the Teesta 3 hydropower project's 60-meter dam was destroyed by floods. The 13,000 crore rupees project, 2 decades in the making, now faces an uncertain future. ये खबर किसी ने नहीं दिखाई, सब अपने स्पॉन्सर्ड बाबा का नकली चूरनी बेचते रह गए। 1200 मेगावाट का ये तीस्ता 3 डैम चुंगताम में था। इस भयंकर तबाही ने सिक्किम को हिला कर रख दिया। सैकड़ों या तो डेड या डिसअपियर्ड, हजारों घर तबाह। डाउनस्ट्रीम और भी बांध टूट गए, 14 ब्रिजेस टूट गए। इमीडिएट कल्प्रिट कौन? वही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये ओरिजिनेट हुआ लोनाक ग्लेशियर लेक के पास, लेकिन इस डैम के फटने की कहानी सबको पता थी। वार्निंग्स की क्रोनोलॉजी पर नजर डालते हैं। 2021 में आशिम सत्तर ने कहा था कि तीस्ता वैली में ग्लोफ का रिस्क बढ़ रहा है, इससे आसपास के गांव और इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर में खतरा हो सकता है। पर इस खतरे की बात कौन करे? खतरा तो हमें 400-500 साल पहले किसी रैंडम रूलर से है। पता नहीं कब्र में से कोई मुगल किसी और ताजमहल का डिजाइन बना रहा हो। खैर, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के खतरे से बचने के लिए जरूरी है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सेफ्टी मेजर्स, जो कि सही से किया जाए। लेकिन ये वार्निंग्स ऐसे ही इग्नोर होते हैं जैसे विवेक अग्निहोत्री के फिल्म्स में फैक्ट्स। Right, when we made the film in 2011, this was the data, 40%. From where? From where? Government of India. I've got it here. The government of India. Today, listen to me. Today it's come down. We had 106 districts out of about 600 districts. This is the government of India data. Yeah. Impacted by Maoism. That doesn't mean all of them were completely overrun by Maoists. 26. When you made that speech, the number was down to about 44 districts. 2020 में एस्फोटो वास्ती ने कहा कि हिमालय में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का बहुत बड़ा खतरा है। मतलब हर साल नई वार्निंग्स आती रही पर हम उन्हें इग्नोर करते रहे। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड तब होता है जब ग्लेशियर के पिघले हुए पानी से बने बड़ी लेक का नेचुरल डैम अचानक टूट जाता है और बहुत ज्यादा पानी एक साथ बहकर नीचे आता है। ये डैम ब्रेक फ्लड बहुत तबाही ला सकता है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। 2018 में नदियों के स्पेशलिस्ट हिमांशु ठक्कर कहते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में बहुत रिस्की और अनसेफ है। लेकिन रिस्क है तो इश्क है, पर इश्क है कॉर्पोरेट्स का और रिस्क है आम जनता का। ये एरियाज वैसे ही फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, इरोशंस और अर्थक्वेक के कांस्टेंट खतरे में होते हैं। 2013 में इंडिजिनियस कम्युनिटी के एक्टिविस्ट दावा लेकचा ने कहा था कि सिक्किम में इतने ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पूरे स्टेट की नदियों को खत्म कर रहा है। तीस्ता डैम के आसपास रहने वाली कम्युनिटीज कई दशकों से इस डेवलपमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज भी मायलमेत लेप्चा इसके खिलाफ बोली जा रही है। लेप्चा कम्युनिटी के काफी लोगों ने कहा था कि इस तरह का डैम बनाने से उनकी जमीन और नदियों के साथ जो एक स्पिरिचुअल और कल्चरल रिश्ता है वो पूरी तरह से टूट रहा है। मगर अब उनका कल्चर हमारा एस्थेटिक्स है और स्पिरिचुअल रिश्ता बनाने के लिए शहर की पब्लिक वहाँ जा रही है अपने बनाए होटल्स में रुकने। इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से खेती की जमीन खत्म हो गई जो लेप्चा कम्युनिटी के जीवन का आधार थी। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स जब लगाए जाते हैं तो काफी ट्रिक्स के साथ ये ट्रेड ऑफ्स होती है। काले बादल छुपाने के लिए लोगों की आंखें गुलाबी कर दी जाती है। इस देश के राजनीति में सिस्टम हो ना हो, यहाँ के सिस्टम में राजनीति जरूर चलता है। कश्मीर की कली हो या सिक्किम का सोनम, सबको नौकरी देने के पॉपुलिस्ट वादे किए जाते हैं। मगर एक बार प्रोजेक्ट लग जाए तो फिर हम आपके हैं कौन? सरकार के वादों के बावजूद लोकल ट्राइब्स को जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि उन्हें अनफिट और अनस्किल्ड करार दिया जाता है। सिक्किम में भी यही हुआ, उन्हें भी जॉब्स नहीं मिली, बस मिली तो कैलामिटीज।
इस कहानी में थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2010 में नीरज वाघोलीकर ने भी ये प्रिडिक्ट किया था कि नदियों के पानी के फ्लो में बढ़ोतरी और उतार चढ़ाव की वजह से डैम्स को उनके डिजाइन के हिसाब से चलाना मुश्किल हो जाएगा। इससे डैम्स पर फ्लैश फ्लड्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक इसके 10 साल पहले 2001 में सिक्किम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स को एक पोटेंशियल हैजार्ड के रूप में चिन्हित किया था। एक्टिविस्ट तो चलो एंटी डेवलपमेंट है ही आपकी नजर में, पर अपने इंस्टीट्यूशंस की भी नहीं सुनना, इसका क्या रीजन है? अगर आप एनवायरमेंटल असेसमेंट करा के एनवायरमेंटल असेसमेंट की एक भी चीज आप लागू ना करें तो ये प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल असेसमेंट क्यों हुआ? फालतू की फाइल्स बनाने से फुर्सत मिले तब हम असली रिपोर्ट पर नजर डालेंगे ना। साल 2000 में सरकार की ही लैंडस्लाइड कमेटी ने टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स का स्टडी करते हुए कहा था कि नदियों पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। कमेटी के मेंबर प्रोफेसर जेता सनकृतायन कहते हैं कि ये बहुत ही दुख की बात है कि सरकार अपनी ही कमेटी के रिकमेंडेशंस को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है और इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। कभी भी कोई और बड़ी तबाही हो सकती है। बिजली के उत्पादन के लिए लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। जब एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट ने इस तरह की प्रेडिक्शंस की है तो उस वक्त उनको कई सारे खिताब और टाइटल से नवाजा जाता है। आंदोलन जीवी, एंटी नेशनल, एंटी डेवलपमेंट, अर्बन नक्सल, कुछ एक्टिविस्टों को तो जेल भी भेज दिया जाता है। रियलिटी ये है कि ये दोनों प्रेडिक्शंस, अर्थक्वेक और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, दोनों ही सही साबित हुए। 2011 में सिक्किम में 6.9 स्केल का अर्थक्वेक तीस्ता 3 डैम को हिला के रख देता है। Top focus is Sikkim, which was struck by a powerful earthquake measuring 6.8 on the Richter scale on Sunday evening. The death toll remains 18. This includes 7 in Sikkim, 4 in West Bengal, 2 in Bihar and 5 people in Nepal. The armed forces have deployed teams for relief and rescue activity. The center is also sending emergency teams in. डैम साइट पर ही 15 मजदूरों की जान जाती है। उनमें से एक की मौत टनल के अंदर हुई थी। लोकल रेजिडेंट्स ने आवाज उठाई कि डैम कंस्ट्रक्शन के दौरान इतनी ब्लास्टिंग की जा रही थी कि इस इलाके के बिल्डिंग के फाउंडेशंस ऑलरेडी वीक हो गए थे, जिसके चलते वो अर्थक्वेक को बिल्कुल ही झेल नहीं पाए। मगर नुकसान बस वहाँ रह रहे लोगों का नहीं होता है, इन प्रोजेक्ट्स का भी काफी खर्च बढ़ जाता है। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, मिनरल्स और जियोलॉजी की स्टडी में भी पाया गया था कि ब्लास्टिंग के चलते बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ गए थे। इस झटके से सितंबर 2014 तक प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग डबल हो गई थी। जो डैम 5000 करोड़ के बजट में बन रहा था वो अब 11000 करोड़ के बजट में बनेगा। जब तक डैम फाइनली कमीशन हुआ 2017 में, तब तक प्रोजेक्ट का कॉस्ट 14000 करोड़ तक पहुंच गया था। फिर आया 2023 का ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जहां से हमने अपनी कहानी शुरू की थी। क्वाइट लिटरली यहाँ पैसे पानी में बह गए और साथ में ले गई कई सारी जानें, घर और तबाह कर दी हजारों जिंदगियां। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? तीस्ता 3 डैम टूटने की वजह सिर्फ ग्लॉफ नहीं थी, उसकी वजह थी लालच, पैसा और पावर। अर्ली 2000s एक ऐसा समय था जब सिक्किम और बाकी पहाड़ी राज्यों में बांध बनाने की होड़ लगी थी। खूब पैसा बह रहा था और नेता और कॉन्ट्रैक्टर की चांदी चल रही थी। ठीक ऐसे ही यूफोरिया के माहौल में प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स को किनारे कर दिया जाता है और क्रिटिक्स को साइडलाइन। इसका एक इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन करते हैं एम राजशेखर। स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से नए अनटेस्टेड कंपनीज को हाइड्रल पावर के कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, जिन कंपनीज के पास इतना बड़ा बांध बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हिल्स हो या प्लेन्स, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही है। जैसे एथेना प्रोजेक्ट्स, जिस कंपनी ने तीस्ता 3 डैम बनाया। इस कंपनी ने बिडिंग प्रोसेस के वक्त पर 4 एक्सपीरियंस प्लेयर्स का एक जॉइंट वेंचर प्रेजेंट किया, जिससे उसने बिडिंग के जो रिक्वायरमेंट्स थे वो पूरा करते हुए बिड की बाजी मार ली। जब तक MOU के कागजात साइन हुए, 4 में से 3 प्लेयर्स जिनके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस था वो झोला उठा के निकल चुके थे। फिर भी इनको सारे क्लियरेंसेस मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हो गया। क्या आपने सोचा है कि एक आम इंसान को कितना वक्त लग जाता है छोटे से छोटा सरकारी काम करवाने में? इमारत लगभग बन गई है सर, अब आप उसे तोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूंगा? आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए।
सर हेल्प कीजिए प्लीज। लंच टाइम के बाद आना। और यहाँ बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट रातों रात शुरू हो जाता है, बावजूद इसके कि ये डैम एक ग्लेशियर लेक के सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर था और इनके पास लॉन्ग टर्म रेनफॉल का डेटा तक नहीं था। डैम का स्पिलवे कैपेसिटी एब्सर्डली कम रखा गया। मतलब अक्टूबर 2023 में जब ग्लेशियर लेक का पानी आया तो डैम का सरवाइव करने का बिल्कुल कोई चांस नहीं था। और फिर डैम के फटने पर वही हुआ जो 2001 से एक्सपर्ट्स कह रहे थे। डैम शुरू होने के 6 साल के अंदर सब कुछ खत्म। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नुकसान तो हुआ, पर सिर्फ वहाँ के लोगों का नहीं, टैक्स पेयर्स के पैसों का भी। 2011 में अर्थक्वेक के झटके के बाद जैसे कॉस्ट बढ़ने लगे थे, प्राइवेट कंपनियां हाय तौबा मचाने लग गई। अब वोट जो भी थे, पर नोट जहां से आने थे उनको इंश्योर करना ही था। सिक्किम गवर्नमेंट और एनएचपीसी ने एथेना ग्रुप की हिस्सेदारी को खरीद लिया। यानी जब सिचुएशन चेंज हुआ और लॉसेस हुए तो उसको सरकार ने बेयर किया। जब तक डैम से बिजली बनना शुरू हुआ तो उन पैसों से भी सिक्किम गवर्नमेंट बस अपना लोन चुका रहा था। मतलब एथेना भी अपना स्टेक्स बेच के झोला उठा के निकल गया और बाकी इन्वेस्टर्स ने भी अपना शेयर सरकार को बेच दिया। जो ये डील के ब्रोकर्स थे वो भी कमा के निकल गए और प्राइस अल्टीमेटली पे करना पड़ा आम लोगों को। वही एनवायरमेंटलिस्ट और वही एक्सपर्ट्स जो 25 साल से वार्निंग्स दे रहे थे, उन वार्निंग्स को आज भी इग्नोर करके ये डैम फिर से बनाया जा रहा है। एक्टिविस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये डैम को फिर से बनाने के डिसीजन का जमकर विरोध किया। यहाँ तक कि बीजेपी के स्टेट कैडर ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। क्या पागल हो गया यार हमारा क्या? उन्होंने प्रधानमंत्री से इस प्रोजेक्ट के सारे क्लियरेंसेस को सस्पेंड करने की अपील की। उनकी मांग थी कि पहले एक एनवायरमेंटल असेसमेंट हो ताकि इस प्रोजेक्ट की सेफ्टी और वायबिलिटी को ठीक से परखा जा सके। पर ये महामानव कहाँ सुनने वाले हैं अपने भक्तों की। जब आपकी पार्टी का कैडर ही इसे गलत कह रहा है तो सोचिए कितना गलत होगा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना। लेकिन सारी दलीलें और दरख्वास्त कॉर्पोरेट ग्रिड के आगे बर्खास्त। ताज्जुब की बात यह है, somehow we are all culpable, क्योंकि तीस्ता 3 डैम हमारे और आपके पैसों से ही बन रहा था। इसको फंड करने वालों में थे बड़े सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी बैंक्स में आम भारतीयों का पैसा जमा है। बिना सही सेफगार्ड्स के ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट्स में क्या हमारे और आपके पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? वैसे जब अपने भतीजों की शादी में हमसे शगुन वसूला जाता है, बेटे के इथेनॉल को हमारी गाड़ियों में धकेला जाता है और हमारे इमोशंस को पूरी तरह एक्सप्लॉइट करके हमारे बच्चों को नफरती बनाकर अपने शहजादे के फायदे के लिए क्रिकेट खेला जाता है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्यों नहीं? शेर पाला है। सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के अमितांशु वर्मा पूछते हैं, क्या फाइनेंशियर्स को इतने ज्यादा वल्नरेबल प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने से पहले और गहरा सोच विचार नहीं करना चाहिए? सिक्किम का ये एपिसोड जो 25 साल की एक बहुत ही फेल्ड जर्नी का एग्जाम्पल है, ऐसे कई और एग्जाम्पल है जहाँ सरकारी और कॉर्पोरेट नमूनों ने अपने अफसर के लिए हमें आपदा में डाल दिया। कुछ साल पहले उत्तराखंड के जोशीमठ में बिल्डिंग्स और सड़कों पर क्रैक्स आने लगे। लोगों में पैनिक फैल गया। सवाल उठने लगा, क्या जोशीमठ सिंक हो रहा है? यहाँ भी स्टोरी लगभग सेम है। क्रॉनिकल्स ऑफ क्रैक्स फोरटोल्ड। ये क्रैक्स सिर्फ बिल्डिंग्स में नहीं बल्कि हमारे डेवलपमेंट के मॉडल में दिखते हैं। वार्निंग्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह हर बार इग्नोर किया जाता है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के साथ जोशीमठ के क्रैक्स के संबंध के बारे में हिमांशु ठक्कर लिखते हैं कि वार्निंग्स तो 1886 से शुरू हो गई थी। 1886 में ही एडविन टी एटकिंसन ने द हिमालयन गजेटर में लिखा था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड डेब्रीज पर बना है। 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने भी कि ये स्लोप्स की लोड बेयरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, लेकिन जुगाड़ और एडजस्ट वाले एटीट्यूड में सब चलता है। उत्तराखंड में बन रहा 900 किलोमीटर लंबा और 12,000 करोड़ का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर भी कई कंसर्न्स आए हैं। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट ने हिमालय के फ्रेजाइल नेचर को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन 56 इंच का फ्रेजाइल ईगो इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। सिटीजन्स के हजारों करोड़ लगाकर सिटीजन्स की जान और पूरे रीजन की इकोलॉजी को खतरे में डालना, इसे हम कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं। पर अगर बात 4 धाम की है तो कुछ भी कहना ठीक नहीं। धर्म कर्म का मामला है।
कुछ हो भी गया तो पीएम मोदी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री इसे भी मरने वालों का सौभाग्य बता देंगे। प्रॉब्लम सब जगह सेम है कि बिना ऑडिट और एनवायरमेंटल असेसमेंट के ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चालू कर दिए जाते हैं। रूल्स को बाईपास करने के लिए इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने बोला कि इससे जो डैमेज हो रहा है वो इरिवर्सिबल है। कंस्ट्रक्शन के चलते 100 से ज्यादा नए लैंडस्लाइड जोन्स बन गए हैं। 50,000 से ऊपर पेड़ काट दिए गए। तो रिस्क तो ये है कि फ्यूचर में और डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स बढ़ेंगे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऐसे खराब प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किए हुए प्रोजेक्ट्स हिमालय को और फ्रेजाइल बना रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंसान और नेचर दोनों को झेलने पड़ेंगे। हमें एनर्जी और डेवलपमेंट तो चाहिए, पर एट व्हाट कॉस्ट? पर सैडली ये सवाल उठाने वाले लोगों को भी एंटी डेवलपमेंट और अर्बन नक्सल बोलकर चुप करा दिया जाएगा और चलते रहेगा हिमालयन ब्लंडर का ये सिलसिला, जिसमें हम डेवलपमेंट के नाम पर बनाते रहेंगे अंधाधुंध डैम्स, हाईवेज और टनल्स। टूटती रहेंगी पहाड़ें, धंसती रहेगी जमीन, उफलती रहेगी नदियां और इन सब से हमारा ध्यान भटकाने के लिए वही नफरती टीवी पे डिबेट्स। जब हम आपदा में अफसर सुनते हैं तो ऐसा होता है कि आपदा आ जाती है और उसमें कोई अफसर मार लेता है। ये तो हम आपदाएं बना रहे हैं जैसे कोई अफसर मार ले। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जनहित में जारी।